बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ सलमान हैदर। काजी जस्टिस काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनते ही ना सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान की बालादस्ती तस्लीम कर ली है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट अब कानून का हिस्सा बन चुका है और इस फैसले के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में 10 जजेस ने एक्ट को कानूनी करार दिया और 5 जजेस ने इख्तिलाफ किया। दूसरे हिस्से में 9 जजेस ने अपील का हक देने की हिमायत की तो 6 जजेस ने मुखालफत कर दी। यानी यहां चीफ जस्टिस साहब के मौक़िफ़ का थोड़ा सा वजन कम नजर आया और फैसले का जो तीसरा हिस्सा है वो सबसे ज्यादा अहम था और वो काफी दिलचस्प हो गया। उस कानून के माजी से इतलाक से मुतल्लिक है। जी हाँ, हैरान कुन तौर पर यहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं और 8 जजेस ने फैसला दिया कि इस कानून का इतलाक माजी के फैसलों पर नहीं होना चाहिए। फिर जिसका मुंह उतनी बातें, हर एक ने अपने अपने मामले में इसकी तशरीह की है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरती जजेस ने अपने साथी जजेस के फैसलों को प्रोटेक्ट किया और चीफ जस्टिस समेत 7 जजेस ने इससे इख्तिलाफ किया है। फैसले का तीसरा हिस्सा पूरे फैसले पर भारी पड़ा है क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक नवाज शरीफ साहब से था और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए महवे सफर हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी इस फैसले से बहुत मुतमईन है क्योंकि इससे नवाज शरीफ साहब को कम अपील का हक नहीं मिला। मगर नून लीग भी मुतमईन है और वो ये दावा कर रही है कि इस फैसले से नवाज शरीफ साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि इलेक्शन एक्ट राइजुल वक्त हो चुका है जिसके तहत नवाज शरीफ की ताहयात नहली अब खत्म हो चुकी है। यानी 2022 में, 17 से लेकर 2022 तक उनकी नहली का वक्त खत्म हो चुका है। इन नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नून लीग अंडरस्टैंडिंग। नवाज शरीफ अपनी फील्ड केस में बरियत हासिल करने के बाद इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग का मुतमईन होना बनता है या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की खुशी ठीक है? यह अहम तरीन मामला है। इसके अलावा 2 और अहम तरीन खबरें। 94 अफराद के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज दिया गया है जिनसे मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि मैं सियासत को इबादत तस्वुर करता हूं। अहम तरीन चीज और दहशतगर्दी की FIR ये बड़ी मैटर करती है। इसके अलावा दीगर कुछ चीजें भी आपके सामने पेश करनी है और मेहमानों से आप तक कराता चलो। आमिर इलियास राना सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ हैं, शौकत पराचा सीनियर तज़कियाकार और माजिद निज़ामी साहब सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ गुफ्तगू में होंगे। सबसे पहले आमिर भाई माजरत चाहता हूं, आपको थोड़ा करना पड़ा। आमिर भाई बताइएगा, आप इस मौके जब 3 पैराए के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि काजी फायज ईसा साहब ने अपनी इस हेयरिंग में सुप्रीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के दौरान जितनी भी हेयरिंग से उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना भी जाहिर किया, अपनी गुफ्तगू में कमेंट से भी जाहिर किया कि वो किन किन पॉइंट्स के हक के अंदर मौजूद हैं। तीसरे पॉइंट में उनका वजन कम हुआ। देखिए, टिल्ट तो अब वो कभी जब हमने जर्नलिज्म शुरू किया तो उस वक्त कहा जाता था कि जजेस के ऑब्जर्वेशंस पे ना जाएं, उनके फैसले पे जाएं। लेकिन ये तो साल अब इस बात को भी गुजर गए कि जो ऑब्जर्वेशन है वही फैसला है। और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों, हर जज ने तकरीबन जो बोला है उसने अपना टिल्ट शो किया और सबको पता था कि ये कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं हमारे साथी हैं जहांदेब अब्बासी, में उनके साथ रोजाना डिस्कशन करता था और उन्होंने बिल्कुल इसी तरह जो दी थी एक किस्म की पेशीन गोई कि ये 2-3 तरह से फैसला आएगा और वो एग्जैक्ट उसी तरह ही आया। और ये कोई शिकस्त और फतह की बात नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये जब हम ख्याल जज बनते थे और उसमें बिठाया जाता था जैसे नैब में कि जी 2 जज एक साइड के होंगे, एक साइड का होगा, वो पहले से टिल्ट जाहिर करता था। फुल कोर्ट का मुतालबा जिन ब्रदर जजेस ने साबिक चीफ जस्टिस के सामने किया और फिर वो आज उसका कल जब फैसला आया, तो यही तो वो बात है कि जजेस आजाद हैं, जजेस को मनोवर नहीं किया गया। जब जो आप देखें ना, जहां पे 7 जज रह गए उससे पहले ये सारे के सारे 10 जज थे, उनमें से 3 जजेस ने अपना फैसला जाके बदला और वहां 5 से वो 8 हो गए और वो 7 रह गए। तो इसका मतलब है कि किसी ने किसी को ये नहीं कहा कि जी इधर वोट कर दो और उधर वोट कर दो। सबकी राय या फरीद साहब 8 जज हैं, उन्होंने 2 जगह पे दूसरी जगह पे वोट किया और एक जगह पे 10 के साथ वोट किया, तो ठीक बात है। 2 जजेस जिन्होंने पहले स्टे में हिस्सा लिया था 8 में, उन्होंने 10 के साथ वोट किया, उन्होंने दूसरे हिस्से में भी वोट किया और तीसरे हिस्से में वोट नहीं किया, वो 6 से 8 कर दिए। वहां पे उन्होंने जाके मोहम्मद अली मदर साहब और हसन नजर रिजवी साहब, मतलब वो 2 जजेस हैं। ये ऐसा पहले भी होता रहा है। जस्टिस फायज ईसा केस साहब का जब अपना केस चल रहा था और उसमें रिव्यू लगा था तो मदर आलम मियां खेल साहब ने और जस्टिस, मुझे याद पड़ता है, मंजूर मलिक साहब थे, इन्होंने अपना पहला फैसला खुद बदल दिया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट में कोई नई बात नहीं हुई। हाँ, नई बात ये हो रही थी कि हमें लाइव दिखाया गया और जजेस जिनको लाइक माइंडेड कहा जा रहा था और जिन्होंने स्टे दिया था, जिसमें जाहिर है जस्टिस एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर साहब उसको लीड कर रहे थे
और कल तो बिल्कुल वो ताबड़तोड़ हमला जिसको कहते हैं वो था उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल पे। लेकिन ठीक है, वो भी जज है, उनकी एक राय है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर पार्लियामेंट को नहीं घुसने देना चाहिए। लेकिन अब तो फैसला इसलिए फाइनल हो गया कि 10 जजेस ने एक फैसला दे दिया और वो फुल कोर्ट का फैसला। अगर 17 जजेस भी और कभी बैठेंगे तो 10 से फिर 11 करेंगे अगर कभी कोई नए सिरे में होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो आपने तमहीद बांधी के जी नवाज शरीफ का किस्सा, आप देख लें कि जस्टिस जमाल मंदुखेल और 2 जजेस ने मुख्तलिफ औकात में ये जो अपील का हिस्सा होता है ना, ऑब्जर्वेशन दी थी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस में जब चाहे अपने रूल्स में किसी को अपील का दूसरा राइट दे सकती है, रिव्यू के अंदर भी, क्योंकि अपील ही मिलनी है ना, वो सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती है। मतलब वो अगर दाग धुलवाना चाहें, जिसको कहेंगे ना कि जी पनामा से अकामा निकाल के और उनको 62(1)(f) में सजा दी गई, सजा जो थी सारी उम्र की नाअहली, एक अलग से सवाल था कि 11 रुकनी बेंच का फैसला था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हक में आया था कि नहीं, आप किसी पार्टी को इस तरह खत्म, पार्टी की सरबराही से हटा सकते। तो मतलब चूंकि उस वक्त बंदयाल साहब अपनी इन्होंने 3 रुकनी बेंच से उड़ा के रख दिया। बाकी भी अंडरस्टैंडिंग देखता हूं, खत्म कर दूं कि तीन जजेस ने 11 रुकनी बेंच को खत्म कर दिया। यहां तो जूरिस्प्रूडेंस लीगल हर चीफ जस्टिस की अपनी मर्जी की। ठीक है, ठीक जी। शौकत राजा साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? नवाज शरीफ साहब अहल हैं, और क्योंकि जब पार्लियामेंट ये एक्ट बना रही थी तो उन्होंने साथ ही साथ जो इलेक्शन इस्लाहात है 2017 वाला, उसके अंदर भी बाकायदा तौर पर जो अंडरस्टैंडिंग एक रखी कि ताहियात नाअहली की कोई मुद्दत ही नहीं है, तो इसलिए इसको 5 साल तक कर दिया जाए। तो नवाज शरीफ साहब को बड़ी बारीकी से निकाल लिया गया है कि अभी भी है उनके लिए मुश्किल? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है, आपने कहा कि चीफ जस्टिस अक्सरियत खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसी की अक्सरियत नहीं होती, हर एक का इक्वल वोट होता है। यानी जो 10-5 का आया वो हर ऑनरेबल जज का अपनी जजमेंट है, उसको हम किसी की अक्सरियत या किसी की अकलियत नहीं कह सकते। ये कोई सियासी जमात थोड़ी है। नेशनल असेंबली में MNA 172 थोड़े हैं कि किसी ने 169 हो गए तो उसकी अक्सरियत चली गई। तो हर फाजिल जज साहब का अपना फैसला है और बिल्कुल वादे आ गया। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये जो 10-5 का फैसला था, जितनी हेयरिंग चली, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ओपन कोर्ट हेयरिंग थी, हम सुन रहे थे कि जजेस जिस तरह के सवालात कर रहे हैं या जिस तरह की ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, तो यकीन माने इस फैसले का भी इल्म हो रहा था रिमार्क से, और ये डिवीज़न भी हमें नज़र आ रही थी कि जिस तरह के क्वेश्चन उठाए गए जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तरफ से, जस्टिस मुनीब साहब की तरफ से, जस्टिस इजाजुल हसन साहब की तरफ से, वो भी पता चल रहा था कि क्या फ़ैसला आएगा उनकी तरफ से। और जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब, वो पता चल रहा था। और पाकिस्तान में एक इनकलाब तो ज़रूर आया है ना, अदालती इनकलाब जिसको कहूँ, कि पार्लियामान की कानून साजी को तस्लीम किया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बिल्कुल इस नुक्ते की वजाहत कर रहे थे। वो कहते थे सवाल एक ही है, और यकीनन सवाल एक ही था, क्या पार्लियामान को जिस मकसद के लिए अवाम भेजते हैं कानून साजी के लिए, क्या पार्लियामान का अब अख्तियार कट किया जाएगा जैसे अता बंदयाल साहब ने सस्पेंड किया था, या पार्लियामान जो आइन उसको अख्तियार देता है वो होगा? अब रही दूसरी बात आपकी इस फैसले में, मगर एक सेकंड शौकत भाई, मैंने एक सवाल करना है आपके। मसला पार्लियामान के इख्तियार का था कि इस कानून साजी में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी कि सादा अक्सरियत चाहिए थी? ये ज्यादा मामला नहीं अहम था। देखें, आप डिसएग्री कर सकते हैं, आपके पैनल में कोई डिसएग्री कर सकता है। मैं बिल्कुल क्लियर नज़रिया रखता हूं कि पार्लियामान सुप्रीम है, कोई और इदारा सुप्रीम नहीं है, क्योंकि पार्लियामान अवाम की नुमाइंदगी है। जब हम कहते हैं कि हाकमियत का अख्तियार अल्लाह के बाद अवाम के पास है और अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हाकमियत का हक रखते हैं, तो फिर पार्लियामान कानून साजी कर सकती है। आइन भी बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल 239 क्लॉज 5, आर्टिकल 239 क्लॉज 6, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रखता। पता नहीं कहाँ से आ जाता है कि पार्लियामान कानून साजी नहीं कर सकती। तो ये बुनियादी सवाल यही था कि पार्लियामान ने एक बिल पास किया, पहले सदर साहब ने ऑब्जर्वेशन लगा के वापस कर दिया, आर्टिकल 75 के तहत उनको अख्तियार हासिल है, वो वापस 10 दिन में कर सकते हैं। पार्लियामान ने फिर मुश्तरका इजलास बुलाकर उस कानून को दोबारा भेजा, पार्लियामान का अख्तियार है, आइन यही कहता है उसी आर्टिकल 75 में।
अभी वो बिल था, कानून की शक्ल अख्तियार नहीं की थी कि जस्टिस अता बंदयाल साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया। यानी पार्लियामान ने एक बिल भेजा है जो कानून बना बाद में, क्योंकि 10 दिन के बाद सदर ने साइन नहीं किए थे, अब वो वापस भी नहीं भेज सकते थे, तो दैट वाज डीम्ड टू हैव बिकम अ लॉ। वो लॉ बन गया बट सस्पेंडेड था। तो यहाँ तक जो बात है कि पार्लियामान का जो कानून साजी का अख्तियार है, सवाल बिल्कुल यही था। और एंड आई अप्रिशिएट अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस साहब, जो बार बार ये बात कर रहे थे, वो यही बात कर रहे थे कि इस केस में डिटर्मन होगा कि पार्लियामान कानून साजी में बाख्तियार है, पार्लियामान सुप्रीम है या नहीं है, वो हो गया। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। जिस पर्टिकुलर एक्ट की 2017 अमेंडेड इलेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें 5 साल की नाअहली है और ताहयात नहीं है, तो क्या वो एक्ट नलीफाई हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, पार्लियामान ने एक एक्ट बना दिया। अगर तो हम माने कि पार्लियामान सुप्रीम है, उसका बनाया हुआ एक्ट अगर वैलिड है, तो फिर ये 5 साल वाली बात वैलिड है। अगर कोई ये कहता है कि जी वो 5 साल का जो कानून बनाया था, आइन में, कानून में जो 5 साल दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेशक 184(3) के तहत या किसी और आइनी पिटीशन के तहत उसको रिजेक्ट किया है, तो फिर वो कानून एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एक कानून एग्जिस्ट करता है तो फिर उसकी ऑल प्रोविजंस जो हैं वो फंक्शनल होंगी, नट के एक नहीं हो सकती, बाकी सारी हो सकती। एक चीज़ और मैं ज़रूर बात करना चाह रहा हूँ, ये जो कहा गया कि माजी पे इतलाक नहीं होगा, तो मेरा कल भी सवाल था, क्या ये फिर इसका इतलाक 21 अप्रैल से होगा? यानी जिस दिन ये कानून की शक्ल इस एक्ट ने अख्तियार की, ये बिल एक्ट बना, अगर 21 अप्रैल से ये बना, तो फिर बाद में जो बेंच बने, जिस बेंच ने ऑर्डर्स एंड रिव्यू जजमेंट वाला कानून नलीफाई किया, उसको उड़ाया, क्या वो बेंच फिर आईनी था? क्या वो बेंच कानूनी था? अगर बेंच बनाना चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट 2 जजेस का अख्तियार था, तो वो उन बेंचेस की कानूनी हैसियत क्या थी जिन्होंने वो एक्ट पार्लियामेंट का नलीफाई किया? ठीक है, मैं माजिद निजामी साहब को भी शामिल करता हूं। माजिद निजामी साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके हवाले से? और स्पेशली अभी जैसे कि शौकत प्राचा साहब बता रहे थे कि सिर्फ मामला ये था कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, नहीं कर सकती। अगर पार्लियामेंट नहीं कानून साजी की है, तो इसकी जो 3rd पैराग्राफ है, जिसमें इस कानून की जो इंप्लीमेंटेशन है, उसका माजी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो कहीं पार्लियामेंट की तस्हीह की ना सुप्रीम कोर्ट ने? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूं कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद से अदलिया की जानिब से कुछ थोड़ी सी ज्यादा सरगर्मी दिखाई जा रही थी, और उसके बाद फिर जब पनामा का फैसला आया, तो उससे ऐसे महसूस हुआ कि अदलिया में और मुकन्ना के अंदर कुछ तनाव मजीद बढ़ गया है। तो मैं इसको, इस पूरे मामले को इससे लिंक करके देखता हूं, और उसमें मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा अहसन कदम उठाया गया है। मैं इसको रिट्रीट तो नहीं कहूंगा, इसको रीपोजिशनिंग जरूर कहा जा सकता है कि जजेस ने बहरहाल ये चीज सोची है कि हमें और पार्लियामेंट को किस किस हुदूद में रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इसके ऊपर एक क्लैरिटी के साथ बात की है। और ये चूंकि आईनी मामला भी था कि हमारे आइन में ये वाज़ेह है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 10 से 15 सालों में अदलिया और मुकन्ना के मामलात इतने अच्छे नहीं थे। तो ये एक मुस्बत कदम इसलिए भी है, और दूसरा ये कि ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, और उसकी जुज़ियात तय करना भी उन्हीं का ही काम है। हाँ, अगर उस पर कहीं कोई शिकायत है या कोई मसला है, तो उसके हवाले से कोई भी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। लेकिन ये बहुत अच्छा इसलिए भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक रीथॉट किया है फैसले को, और उसके अंदर इस चीज को उन्होंने वाज़ेह तौर पे बयान किया है। ये बात दुरुस्त है कि इख्तिलाफ राय मौजूद है, फैसलों के कई हिस्सों के हवाले से कई तरह की राय मौजूद है, जजेस का इख्तिलाफ भी है, इत्तफाक भी है, लेकिन ओवरऑल इससे मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है, और अदलिया ने समझदारी का सबूत देते हुए इस बात को यकीनी बनाया है कि हाँ, एक्टिविज्म का जो मामला है वो हमारी तरफ से अब नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये पार्लियामान के वक़ार और तौक़ीर के लिए बहुत दुरुस्त कदम है।
यानी कानून साजी में भी बहुत तेजी आएगी। अब मुझे आमिर भाई बताइएगा कि आज असद उमर साहब ने भी एक टॉन्ट किया कि इमरान खान साहब तो खुश हैं, तो शहबाज शरीफ साहब क्यों खुश हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब को अपील का हक नहीं मिला। तो आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज से, क्योंकि दूसरी तरफ तो कहा जा रहा है कि 5 साल की नाअहली वो तो खत्म हो गई। ये जाहिर है कि असद उमर से जब पूछा जाएगा और वो दुबक भी चुके, छुपक भी चुके और फिर पार्टी में हैं भी सही और पार्टी के साथ नहीं भी हैं, तो तंजिया गुफ्तगू की है और तंजिया गुफ्तगू की अच्छी की कि उनका इशारा ये था कि शहबाज शरीफ खुश हैं और इसलिए कि भाई नहीं है। तो भाई तो आ रहे हैं और उन्हीं के ऊपर वोट डलना है। भाई के अंदर कोई लड़ाई थोड़ी है, ये तो लोगों के जहन में है। जब वो आ रहे हैं और वो 5 साल की नाअहली बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है कि वो खत्म हो चुकी है, 2022 में कानून बन गया है। और आप ये देखें तशरीह जो कानून की हुई है ना, अब भी कानून की हुई है, जिसके 2 हिस्सों को ओके कर दिया गया और एक हिस्से की तशरीह में उसे कलअदम करार दे दिया गया। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या पीटीआई ने चैलेंज किया हुआ इलेक्शन एक्ट को? क्या उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया? ये तो इस फैसले से मजीद तकवीत मिलती है कि जहां जरूरत है। और मुझे बताएं कि जब 62(1)(f) का फैसला किया था कि सारी जिंदगी के लिए नाअहली है, उसको क्या कहा गया था कि चूंकि पार्लियामान ने कोई कानून नहीं बनाया, लिहाजा हम इसे ये समझते हैं कि इसका जिंदगी नाअहली है, तो पार्लियामान ने कानून बना दिया। जिस तरह आर्टिकल 191 के तहत रूल्स बने जो कि 1980 में जनरल ज़ियाउल हक ने बनाए, उनको बड़े खुश उसलूबी से सारे मानते हैं। लेकिन जब यही बहस हो रही थी जिसको 10-5 से अब मान लिया गया कि जहां सब्जेक्ट टू दी लॉ लिखा हुआ है तो लॉ बन गया, फिर परेशानी कैसी? अब वो भी कानून बन गया है। फिर जिनके जहन में होगा कि नवाज शरीफ नहीं हो सकते, तो फिर जब वो कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें आके अल अजीजिया में और इवन फील्ड में बरी होना है, उसके बाद ही वो कागज जमा कराएंगे। अच्छा, पहले मानते हो भाई अभी आपने कहा कि कोई मसला नहीं है फैमिली में, नवाज शरीफ साहब तो आ रहे हैं, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट या तंजिया स्टेटमेंट असद उमर साहब ने दी, लेकिन झगड़ा तो है ना। अभी हमने देखा टोकर न्याज बेग में शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, हमजा शहबाज नहीं थे। आज 12 अक्टूबर है, बहुत बड़ा दिन है नवाज शरीफ साहब के हवाले से और मुस्लिम लीग नून के हवाले से। तो आज शहबाज शरीफ और हमजा साहब हैं, मरियम भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो फर्क हो। इसी बना पे सारी कॉर्नर मीटिंग्स, इजलास वगैरह भी सारे कैंसिल कर दिए गए। ये आपको पता है कि ये जिस दिन से भाई सियासत में आए हैं, 1992 में इसहाक खान ने सबसे पहले ये ट्राई की थी कि जब वो इस्तीफे इकट्ठे कर रहे थे और उस वक्त मरहूम मुस्तफा जतोई ये सारा काम कर रहे थे और 2-3 एल्डर्स जिनको कहा जाता था, रोहिदाद खान, इजलाल हैदर जैदी, ये हमेशा से उन साजिशों के शरीक होते थे, महलाती साजिशें जिन्हें कहते हैं। वो सबसे ज्यादा यही था दौर के जी इसको बना लें तो काम बन जाएगा, ये टूट रहा है, ये बन रहा है। मैं तो ये सारी जिंदगी से सुनता आ रहा हूं इस बात को। तो कब हुआ? अब भी वो वजीर आजम जब बने वो नवाज शरीफ की आशीर्वाद से बने। और जब जिसको वो कहते हैं कि मेरे से काबीना डिस्कस हो रही थी, जब नवाज शरीफ ने ओके नहीं किया तो वो वजीर आजम के लिए कैंडिडेट नहीं बने थे। ये बिल्कुल क्लियर है, ये चलता रहेगा सवाल, सारी जिंदगी चलता है फैमिलीज में। आप और हम देखते जाएंगे कि कब कब किसके बारे में इख्तलाफ आता है। क्या उन्होंने एक दूसरे के सामने खड़े होकर कभी कहा कि हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं? बड़े भाई से ही पूछते हैं। जब आर्मी चीफ लगे नासिर मुनीर, तो किसी ने क्या कहे, तबसरे कहे थे आपको, और मुझे याद है ना, तो जो एक घोड़ा है, मुजरिम है, उसके कहने पे लग गए, उसके कहने पे आर्मी चीफ लग गए, तो आर्मी चीफ लग गए ना। तो फिर क्या इशू है इसके अंदर? आज मामला बच्चों का है, बड़ों का नहीं है। आपको मैं अगली बात बताता हूँ ना कि जब ठोकर में मरियम का जलसा हुआ और फिर जहां शहबाज शरीफ को भी जाना था ख्वाजा आसिफ की तरफ और बाकी जलसों में भी ख्वाजा साद रफीक की तरफ, तो इन्होंने देखा कि खर्चा भी बहुत है। जब जलसे करते हैं, आप लोगों को लाते हैं, बिठाते हैं, जो भी करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि लाहौर के अंदर हम एक प्लान करते हैं। अब आज मरियम नवाज अपनी जगह पे कॉर्नर मीटिंग्स में अपने लोगों के साथ दूसरी तरफ मौजूद थी, हमजा शहबाज शरीफ और इसहाक डार। अब इसहाक डार को आप कहेंगे कि वो छोड़ गए समदीपना, वो निकल आए हैं, और उनकी और किस वजह से वो साथ हैं? वो तो नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं ना, तो वो साथ मौजूद थे उसी तकरीब में जहां ताजरों से खिताब हो रहा था। ये प्लान करके सारे के सारे लाहौर में एक्टिव करने के लिए अपना जोर लगा रहे हैं। अच्छा, प्लान करके है। सिर्फ ये नहीं है कि लाहौर पे, बल्कि सारी जगहों पे ये PMLN के जितने टिकट होल्डर्स हैं, ये सिर्फ नवाज शरीफ की बका का इशू नहीं है कि वो आएंगे तो 21 अक्टूबर को। अगर वो शो फ्लॉप होता है तो टिकट होल्डर कहां जाएंगे? उन्होंने भी तो इलेक्शन करना है ना। तो वो सारे अपनी अपनी जगह पे जोर लगा रहे हैं। इस दफा इन्होंने किसी एक जिले में भी मकामी आदमी को कोऑर्डिनेटर नहीं मुकर्रर किया, हर जगहों पे दूसरे लोगों को भिजवाया हर जिले में कि आप जाके चेक करके आए कि हमने जो
टारगेट दिए हैं लोगों के लाने का, उनकी बसों का, खाने पीने का, सब कुछ क्या अरेंजमेंट्स है, वो सारी हमारे पास तो खबरें आ रही हैं, हम देखते हैं, चीजें टीवी पे चल रही हैं, अखबार में आती हैं, हर जगह पे लगाया। वो अपनी छोटी सी ब्रेक ले ले, नतीजा में देखना है किसको कब आएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शौकत प्राचा साहब आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम काकड़ साहब ये कह रहे हैं कि मैं वजीर आजम बनने से पहले तमाम सियासतदानों से मिला और मरियम नवाज साहबा से भी मिला। ये क्यों कहा और फिर सिर्फ सबकी सुई मरियम नवाज साहबा पे क्यों रुकी हुई है? आम सवाल होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शौकत प्राचा साहब, आपसे सवाल करने से पहले जरा शॉर्ट सुन लें, काकड़ साहब क्या कह रहे हैं। जी शौकत प्राचा साहब, माजी बईद के कुछ मुलाकातों से मुतल्लिक उन्होंने मरियम नवाज साहबा को जोड़ा है, तो आप समझते हैं कि जस्टिफाई है कि माजी करीब में तो सिर्फ मरियम नवाज साहबा से मुलाकात हुई है, उससे पहले तो इमरान खान साहब से भी थी और अभी तो माशाल्लाह अमेरिका से भी हुए हैं, उन तमाम मुलाकातों को इससे जोड़ दें इस सवाल के साथ कि जहां जिस शख्स से काकड़ साहब को एज अ वजीर आजम कैंडिडेट जिस शख्स के साथ मुशावरत करनी वो भी अब नून लीग में है, राजा रियाज साहब की बात कर रहा हूं, ये इतनी आसानी से समझ जाए, बस हम कुछ ढूंढने की कोशिश ना करें। देखे ना, नाम तो राजा रियाज साहब ने दिया था ना, आपको पता ही है जी। बताया ये क्या एतराज हो सकता, बताया ये क्या था। एक सियासतदान के तौर पर नंबर एक, पहली बात यह है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब किसी के खिलाफ कभी भी नहीं रहे, या यूं कहने दें कि किसी भी सियासतदान ने जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान हैं, काकड़ साहब के बारे में कभी कुछ ऐसी बात नहीं की कि जिससे काकड़ साहब की शख्सियत मुतनाज़ा नज़र आती हो या काकड़ साहब ने के हवाले से किसी को एतराज़ात हों, तहफ़्फ़ुज़ात हों। नंबर वन। नंबर टू, खुद अभी जो आपने शॉर्ट सुनवाया, अगर वो बाप पार्टी इत्तेहादी किसकी थी? ये पीटीआई की इत्तेहादी थी ना, पीटीआई चेयरमैन ने ही इनको इत्तेहाद किया था बाप पार्टी के साथ। फिर 2022 अप्रैल में जाकर ये इत्तेहाद टूटा, जब मार्च में टूटा, अप्रैल में अदम एतमाद आ गई, तो उससे पहले तो ये चेयरमैन पीटीआई के साथ भी बैठते थे। ठीक। अब नून लीग ने ही तो इनको वज़ीर आज़म बनाया। अगर आप राजा रियाज की पहली पोजीशन से हट के अभी नून लीग का रुकन भी तस्वर करें तो नून लीग ने ही बनाया है ना। लीडर ऑफ द हाउस मियां शहबाज शरीफ, लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज साहब, उन्होंने इनको बनाया। मरियम नवाज साहिबा कौन है? वो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं इस पार्टी की। अगर वो आसिफ जरदारी साहब से भी मिलते हैं, वो बिलावल साहब से भी मिलते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिलते हैं, और उसके बाद वो चेयरमैन बहुत माजी बईद की बातें कर रहे हैं। मिलते देखें एक नहीं, एक मिनट, वो 9 मई की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि उससे पहले मेरी मुलाकात चेयरमैन पीटीआई से भी हुई है, क्योंकि 9 मई के हवाले से अनवारुल्लाह काकड़ साहब अभी वज़ीर आज़म भी नहीं बने थे, उनका बड़ा एक फर्म स्टैंस था। वो 9 मई के वाक़यात को रियासत पर हमला तस्वर करना कहते रहे। यही बात सरफराज बुगटी साहब भी कहते रहे कि ये रियासत पर पीटीआई ने हमला किया है, चेयरमैन का नाम लेके कहते थे। तो इस स्टेटमेंट में भी वो 9 मई से पहले की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, सबको पता है कि नून लीग जो है वो जा रही है और नून लीग ने फिर इलेक्शन लड़ना है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ों को हमें इनकरेज करना चाहिए, सियासतदानों को आपस में मिलना चाहिए। ये जो हमारे मुल्क में 2014 से ख़ास तौर पर लेकर 2022 तक एक दौर आया जिसमें सियासी इख्तलाफात को ज़ाती अनाद के तौर पर, सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर कहा जाता रहा कि मैं ऐसे ही उतार दूंगा, घर का खाना नहीं दूंगा, गाली गलोच का कल्चर आया। पहले सियासत में भरम था, पहले सियासत में एक सियासी इख्तलाफात के बावजूद, इसी वजह से देखें ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को यही कहा गया कि जी मुक्का है, ये मुक्का की सियासत है। अब ज़रूरत पेश आती है ना, जो नफ़रतें परवान चढ़ाई गई उनका नतीजा 9 मई को हुआ। नफ़रतें परवान चढ़ाने वालों का भी हमें पता है, पीछे से बैठकर रिमोट कंट्रोल रखने वालों का भी पूरी कौम को पता है। अगर आप उस ट्रैक पे यूथ को डालेंगे, नौजवानों को डालेंगे, तो फिर अल्टीमेट जो मनाजर 9 मई के थे, अनफॉर्चुनेट कंडेमनेबल जो मनाजर थे, वो देखने को मिलेंगे। तो अगर सियासतदान आपस में मिलते हैं, मेरा ख्याल है सलमान साहब हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। ठीक है माजिद निज़ामी, वाकई हमें सियासतदान अगर इस तरीके से मिले तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अनवारुल्लाह काकड़ और जाम कमाल मरी में जाके मरियम नवाज से मिले थे, और ये चंद हफ्ते पहले की बात है नॉमिनेशन से।
और फिर उसके बाद सिंपल सी बात है, बड़ी वजाहत से है कि वहां पे परवेज रशीद भी मौजूद थे और इन दोनों ने जाके ये कहा था कि हम विफाक में विफाकी पार्टी के साथ सियासत करना चाहते हैं, हम बीएपी से निकलना चाहते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इन्होंने बात की थी। उसके बाद की कहानी है कि इनका नाम भी आ गया, ये वजीर आजम भी बन गए। पूछ लें उनसे, किसी वक्त सवाल पूछ लें कि उनसे बातचीत हुई थी और भी बातचीत हुई थी। अगर वो इनकार करेंगे फिर मैं वो भी बताऊंगा कि क्या क्या मजीद बातचीत हुई थी। परवेज रशीद ने कुछ सवालात भी किए थे और इन्होंने उनके जवाब भी दिए थे। यानी इसका मतलब है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब आप खबर दे रहे हैं मुस्तकबिल में नून लीग का हिस्सा ही होंगे वो, जब ये निगरान सेटअप खत्म हो जाएगा। देखिए वो माजी में बीएपी का हिस्सा होते हुए पीटीआई के साथ थे। वो पीटीआई का चेयरमैन सेनेट, पीटीआई ने चेयरमैन सेनेट बीएपी का बनवाया था। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जरदारी साहब ने बनवाया था। हमारे यहाँ सियासत में कोई ये चीज ऐसी नहीं है। क्या अली जफर साहब निगरान विफाकी काबीना के 2018 में वजीर नहीं थे और बाद में सेनेटर बन गए पीटीआई के? ये सारे फरिश्ते नहीं है, दूध के अलावा कोई भी नहीं है, सारे सियासतदान है, राजनीति का हिस्सा है। तकरीरें करा लें इनसे जितनी मर्जी, मैं सबकी बातें कर सकता हूँ, सबका पता है। अब कोई बहुत पुरानी बात है अली जफर का 2018 में निगरान काबीना में होना। ठीक, आमिर यासिर राना साहब आपको जाना है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। जी माजिद निजामी साहब, हमें ऐसे सियासी कल्चर को फरोग देना चाहिए जिसमें सियासतदान इस तरीके से मिले जो कल तक अपोजिशन लीडर हो और फिर अपोजिशन लीडर होने के बावजूद ये कहता हो कि मैं मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून का टिकट होल्डर होऊंगा, और उसके बाद फिर एक जबरदस्त किस्म की पर्ची उनके पास होती है जिसमें वो निगरान वजीर आजम का तयन करते हैं, जिसको मिनोअन वजीर आजम साहब मान भी लेते हैं, और फिर कुछ अरसे बाद, हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो अचानक एवन फील्ड के एक दफ्तर के अंदर मौजूद होते हैं और अपने आप को मुस्लिम लीग नून में शामिल कर लेते हैं। तो हमने इन चीज़ों को सपोर्ट करना है कि हमें ये भी देखना है कि भाई ये है क्या मामला? क्या पाकिस्तान की सियासत इतनी सादा है, 2 जमा 2 4 है? जी, ये इसमें बड़ी पेचीदगी मौजूद है और इसको मैं 2 तरह से देखता हूँ। एक तो ये है कि वो पोजीशंस जहां पे आपके मुफादात का टकराव है या आप एक दूसरे के आमने सामने हैं, अगर वहां पर कोई इस तरह की डील है तो वो मुकमुका के जुमरे में जरूर आएगी। जिस तरह राजा रियाज और शहबाज शरीफ की बात हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने पहले असेंबली में नाम डिस्कस किए, उसके बाद मीटिंग्स हुई, उसके बाद जब निगरान वज़ीर आज़म बन गए, राजा रियाज का टेन्योर खत्म हो गया, तो वो वहां से मुस्लिम लीग नून में चले गए। तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये तो वाज़ेह तौर पर मुकमुका की सियासत है। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर बात हो रही थी उसकी वजह ये कि अपोजिशन लीडर का और वज़ीर आज़म का ताल्लुक ऐसा है कि उनके अंदर ताउन के साथ साथ तनकीद और क्रिटिसिज्म जो है वो ज्यादा अहम होता है, क्योंकि अपोजिशन लीडर ने एक चेक रखना होता है वज़ीर आज़म पे। अगर अपोजिशन लीडर ही वज़ीर आज़म से तवक्कुआत रख के बैठा होगा और अपना सियासी मुस्तकबिल वज़ीर आज़म की जमात से वाबस्ता करने का सोच रहा होगा, तो वो उस लिहाज से या उस बेहतर तरीके से तनकीद नहीं कर सकेगा। जहां तक मामला है अनवारुल्लाह काकड़ का, तो ये इस तनाजुर में बात हुई है और ये मुलाकात बिल्कुल हुई थी। उसका पस मंजर ये है कि बलोचिस्तान में बाप पार्टी उस जमाने में टूट का शिकार थी, 2-3 ग्रुप्स बन चुके थे और कुछ लोग पीपल्स पार्टी के साथ जाना चाह रहे थे, कुछ अपने बाप पार्टी के नाम से सियासत कर रहे थे। तो जाम कमाल साहब के बारे में आपको इल्म होगा कि वो 2013 के नवाज शरीफ काबीना के अंदर फेडरल मिनिस्टर थे। तो जाम कमाल की इससे पहले मुस्लिम लीग नून के साथ एक बेहतर वर्किंग कोऑर्डिनेशन रह चुकी है। तो चूंकि दूसरी पार्टी संजरानी ग्रुप और बाकी लोग अब्दुल कद्दूस बजिंजो, ठीक है, ये लोग इनकी जो सियासी झुकाव है वो दूसरी तरफ था, तो इसलिए जाम कमाल और अनवारुल्लाह काकड़ ने मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिलाने का सोचा। अच्छा, और इस हवाले से ये सिर्फ मैं यही तो मामला है मेरा कि सिर्फ सोचने से ये सब कुछ होता है, क्योंकि एमक्यूएम और ये बाप पार्टी ये सारे बने इसी तरीके से थे ना। हालात अक्सर बदल गए, तो मैं इन दोनों चीजों को अलग अलग देखता हूँ। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म का अगर मसला है तो वो डेफिनेटली मुकमुकाव होगा, लेकिन उसके अलावा अगर सियासी जमातों के लोग एक दूसरे से राब्ता रखते हैं या एक जमात से दूसरी जमात में जाना चाहते हैं, ठीक है, वो उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ओके। अच्छा, अब माजिद निजामी साहब, मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल को लेके जो अभी शौकत प्राचा साहब से करने लगा हूं। शौकत साहब, आज मेरी बड़ी तकलीफदेह खबर सुनी कि वो 94 अफराद के ऊपर FIR दर्ज हो गई है जो काना में मियां शहबाज शरीफ साहब का जो हल्का है उनकी गाड़ी रोक के जो एहतजाज कर रहे थे। उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं सियासत को इबादत के तौर पर तस्वुर करता हूँ। ये तमाम अफराद को मैंने चाय पे बुला लिया, फिर तस्वीरें भी खींची और बाकायदा मीडिया पे एक प्रोजेक्शन भी हुई, देखें ये सब हुआ। आज उन 94 के 94 अफराद के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।
ये क्या है? एक कॉन्टेक्स्ट है हमारी पॉलिटिक्स का, एक कॉन्टेक्स्ट है हमारे सियासी कल्चर का या ओवरऑल कल्चर का। अगर आप ये समझते हैं कि मैं इस एक्शन को या इस सोच को जस्टिफाई करूंगा तो ये तो अजीब सी बात होगी ना, कि ये नहीं होना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि जहाँ 10,000 बंदे हों या 1,000 बंदे हों, जहाँ 500 बंदे हों, उनमें से 10, 15, 20 ज़रूर ऐसे होंगे जो आपके नुक्ते नज़र से इख्तलाफ करते होंगे। मसलन अगर उस बाज़ार में आप लाहौर बैठे हैं, आप ज़्यादा बेहतर उस लोकेलिटी को समझ सकते हैं। अगर वो कहीं से गुजर रहे थे और उनके साथ जो लोग थे जो इधर उधर खड़े थे, वो जरूरी नहीं है कि वो नहीं इधर उधर नहीं खड़े थे। रुई नाले का मसला था, उस इलाके से, उनके हल्के से रुई नाले का एक दरीना मसला था। ये 90 अफराद 94 अफराद वो थे जो कह रहे थे कि सर इतनी बार वजीर आला भी बन गए, वजीर आजम भी बन गए, वादे ये सारे करके गए थे, अब आप फिर इधर आ गए हैं तो समझ आ गई। मैं आपसे वही बात कर रहा हूं कि आपके मुखालिफिन भी हो सकते हैं। चलें, ये तो ग्रीवेंस वाले थे ना, इनका जेन्युइन मसला था। मुखालिफिन भी हो सकते हैं। पर्चे नहीं कटने चाहिए किसी को, और वो भी दहशतगर्दी का, यानी जमानत कराओ भी मुद्दत है। मैं यही कह रहा हूं कि कंडोन नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान का एक सियासी कल्चर है। अब ये देखना होगा ये मुद्दई कौन है, किसने जाके पर्चा कराया। हमारे यहाँ कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी तो बहुत होती हैं ना। ये आपकी बात से मैं इनकार नहीं कर रहा कि ये नहीं होना चाहिए, और वो भी दहशतगर्दी का पर्चा नहीं कटना चाहिए। का वैसे लेकिन क्या करें, जरूरी नहीं है। वैसे आप बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं शौकत प्राचा साहब, हमें इस तरह के मामलात में हमें मुद्दई देखना। नहीं सुने, मुद्दई आएगा सामने। नहीं मुद्दई को जरूर मुद्दई के शनाख्ती कार्ड के बगैर, मुद्दई के नाम के बगैर तो पर्चा नहीं कट सकता ना। होगा हमें लिंक जो मिलेगा या जी, वो तो डेफिनेटली कोई ना कोई मुद्दा ही यही तो लिंक की बात कर रहा हूं ना कि किस, तो यही तो मैं बात कर रहा हूं कि मुद्दई से आप लाहौर में हैं, मीडिया वाले लाहौर वाले जाके उसको ट्रेस करें, उससे पूछें भाई कौन हो तुम किसके कहने पे ये पर्चा कटवा रहे हो, किसने पर्चा कटवाया है। कल फर्ज किया मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं तो डिसओन करता हूं इसको, फिर मुद्दई कहां होगा। यानी ये जो नामालूम आ जाती हैं चीजें, कम से कम हमें ट्रेस तो करना चाहिए कि क्या मोटिवेशन है, किसके भी। माजिद निजामी साहब, हमें मुद्दई को देखना है, मुद्दई कितना मैटर करता है इस सारे मामले के अंदर। जब मैंने आपको पिक्चर बता दी वाकया क्या था, उसके बाद एक फोटोशूट हुआ, चाय कॉफी कटी हुई, बिस्किट शिस्किट खिलाया गया, मीडिया के अंदर पूरी प्रोजेक्शन की गई। उसके बाद क्योंकि इस तरह के मामला में तो एक गुल्लू भट्ट भी था ना, वो कोई मामला ही नहीं था। हाँ, हुकूमत जरूर इधर थी, गाड़ियां वो तोड़ रहा था, पता चला मुस्लिम लीग नून का कोई मकामी रहनुमा है, कोई कारकुन है। जी, ये मामला इस लिहाज से बड़ा दिलचस्प हो गया कि इसके अंदर निगरान हुकूमत का किरदार खुल के सामने आया है, और जिस निगरान हुकूमत से आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर ये तवक्को करनी चाहिए कि वो सब सियासी जमातों को स्पेस देगी और किसी एक सियासत के साथ अपने आप को मुंसलिक नहीं करेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि निगरान हुकूमत में शायद कोई शाह से ज्यादा शाह के वफादार मौजूद हैं कि जिन्होंने इस मामले के अंदर, हालांकि दहशतगर्दी का पर्चा प्रॉपर कंसिडरेशन के बाद दर्ज किया जाता है, ये ऐसा पर्चा नहीं होता कि इसमें कोई मुद्दई आके SHO को कहे और SHO इसके अंदर वो दफात शामिल कर दे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत का जो किरदार है उसमें सवालिया निशान उठ गया है, क्योंकि इंतखाबी मुहिम के अंदर इस तरह के गिले शिकवे चलते रहते हैं। तो इसलिए सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में और लाहौर में खासी पावरफुल होती जा रही है, और वो ये तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आइंदा हुकूमत उनकी हो, तो इसलिए निगरान हुकूमत में से भी कुछ लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी हमें एक मिसाल ये भी देखने को मिली कि जब फखर नियाज बेग का जलसा हुआ तो उसमें भी मुबैना तौर पे सरकारी मशीनरी से जलसागाह तैयार करवाई गई। तो इसलिए निगरान हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर सवालिया निशान है, और ये दहशतगर्दी का पर्चा तो बिल्कुल नाइंसाफी है, और इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। इससे मामला ज्यादा खराब होंगे, और ये 780 तो एक ऐसी शिक बन चुकी है कि जो अदालत में जाके कई दफा खत्म भी हो जाती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अब पाकिस्तान में ना किसी भी किस्म के एहतजाज की कोई इजाजत नहीं है, या अभी आने वाले सियासी मंजरनामे पर जगह जगह ये कॉर्नर मीटिंग और ये जलसे ही होने हैं, तो किसी ना किसी को निशान इबरत तो बनाना है। अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा, मुझे इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। हाँ, मुद्दई से मुतल्लिक अगर बात चले तो डेफिनेटली अगले प्रोग्राम में उस कनेक्शन को जरूर सामने लेके आएंगे। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। शौकत प्राचा साहब, माजिद निजामी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।